अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पेपर करेंगे मई जून 2021 पेपर वन वेरिएंट वन। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट। मतलब कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए सही हो। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कैपिटल इज अ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंक्लूड सेविंग्स इन बैंक्स। कैपिटल का मतलब होता है मेन मेड रिसोर्सेस। तो ये वो बात तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है, एंटरप्राइज इज लिमिटेड इन सप्लाई एंड इंक्लूड्स ऑफिस वर्कर्स। ये भी सेंस नहीं बना रही। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और ऑप्शन सी क्या है, लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड्स पेंशनर्स एंड चिल्ड्रन। लेबर ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन उसमें पेंशनर्स एंड चिल्ड्रन नहीं आते। लेबर का मतलब क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स में ट्रीज एंड फिशेज आती है। अब एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। अ बिल्डर स्पेंड्स 1 hour ट्रेवलिंग टू वर्क एंड फ्रॉम वर्क। ही वर्क्स 40 hours पर वीक। वो 40 घंटे काम करता है, उसको $200 मिलते हैं हफ्ते के। He is given a choice to work 50 hours a week for an extra of $75। मतलब उसके ऑफर दी गई है कि भाई आप 50 घंटे काम करें और आपको $75 एक्स्ट्रा मिलेंगे। और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द बेनिफिट्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक चॉइस है वो घर में बैठ के आराम करे, या एक चॉइस क्या है वो 10 घंटे एक्स्ट्रा काम करे और $75 को एडिशनल गेन करे। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। एबिलिटी टू इंक्रीज हिज परचेजिंग पावर। यार वो परचेजिंग पावर तो इज लाइक रिजल्ट ऑफ हिज एडिशनल अर्निंग, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं होगी। एडिशनल टाइम ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क, एडिशनल टाइम भी नहीं लगेगा वो। एंड सी क्या बोल रहा है, द इंक्रीज आर्ली अर्निंग्स ऑफ 7.5। वो तो उसका बेनिफिट है ना, जो ऑप्शन वो कंटिन्यू कर रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो उसका बेनिफिट है। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेनिफिट उसका देखते हैं जिसको हमने फॉरगॉन कर दिया होता है। द 10 hours ऑफ लेजर टाइम, क्योंकि जो 10 घंटे उसने एडिशनल काम किया है या करेगा, उसने क्या फॉरगॉन किया होगा, लेजर टाइम अपना। तो इसलिए इसका आंसर डी है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डैमेज बाय नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जब भी होता है तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में फ्लड आता है, क्रॉप्स जल जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेबर की डेथ्स हो जाती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स के नुकसानात हैं। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिनली आपका वॉज प्रोड्यूसिंग एट वाई, हमारा ओरिजिनल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, वाई पे था। अब नेचुरल डिजास्टर हुआ तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जाहिर है नेचुरल डिजास्टर आता है, उससे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री कम हो जाता है। उससे क्या होगा, आपका पीपीसी इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा, और इन्वर्ट शिफ्ट होने के साथ हमारे पास एक ही पॉइंट है विच इज टी, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। व्हाट इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैक्रो में होती है, नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन मैक्रो में होती है, एक्सचेंज रेट की बात मैक्रो में होती है, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस वो माइक्रो में होती है। हमारा आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट। इकोनॉमिस्ट के नजरिए में मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ इनफॉर्मल रिटेल आउटलेट्स रन बाय स्मॉल फर्म्स। नहीं, मार्केट इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंटरेक्ट कर रहे हो, वो वहाँ पे कोई एक्सचेंज कर रहे हो, उस चीज को मार्केट कहते हैं। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, अ सिस्टम दैट enables individuals and firms to buy and sell goods। तो ये हो सकता है और है, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरेक्शन या ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आपस में बाय एंड सेल करते हैं।
What is an example of an external benefit from individual cycling rather than driving to work? मतलब अगर मैं गाड़ी चला के अपने काम पे जाता हूँ, उसके अलावा अगर मैं साइकिल चला के जाऊंगा तो इससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा? हायर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग साइकिल लेन्स, ये क्या होगी? कॉस्ट होगी, यानी गवर्नमेंट को कॉस्ट होगी कि उनको एक लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो हमें सोसाइटी का बेनिफिट ढूंढना है, कॉस्ट को नहीं ढूंढना। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस टू इंडिविजुअल फ्रॉम साइकिल, ये प्राइवेट बेनिफिट है, तो ये भी नहीं होगा। लोअर कॉस्ट ऑफ साइकिलिंग कंपेयर्ड विद द ड्राइविंग टू वर्क, ये भी प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट है। रिड्यूस कंजेशन फॉर अदर रोड यूजर्स, ये हो सकता है। अगर मैं साइकिल चलाऊंगा तो रोड पे ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, इससे सोसाइटी को फायदा होगा। क्वेश्चन 6 आई गेस आप लोग को क्लियर होगा। द रीजन वाई वी चूज ऑप्शन डी, बिकॉज हम साइकिल चलाने से हमारी रोड पे कंजेशन कम हो जाएगी, ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, इस वजह से हमने क्वेश्चन ऑप्शन डी सिलेक्ट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इसने बोला टेलर हैज 4 कस्टमर्स, 4 कस्टमर हैं और उनकी डिमांड की रेंज दे दिया है। द टेबल शोज द ईयरली डिमांड फॉर द सूट शी मेक्स, विच प्राइस शुड बी चार्ज टू मैक्सिमाइज द टेलर रेवेन्यू, कौन सी प्राइस उसको चार्ज करनी चाहिए जिसका उससे रेवेन्यू बढ़ जाए। रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, तो इससे हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वांटिटी को कंबाइन करते हैं, यूनिट्स को ऐड अप करके हम कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास बन रही टोटल 9 और ये हमारे पास बन रहे 3 7, ये कितना बन रहे 2 5 और ये हमारे पास बन रहे 3। अब क्वांटिटी हमारे पास आ गई है, क्वांटिटी ये रही और प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। 800 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। 800 इंटू 9 करेंगे, 800 टू 70 200 आ जाएगा। 7 इंटू 900 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6300 और ये हम करेंगे 1000 इंटू 5000 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3300। अब हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए में, यानी 7200 हमारा टोटल रेवेन्यू है और मैक्सिमम रेवेन्यू है जब हम प्राइस 800 चार्ज करते हैं। दिस वाज आवर आंसर। इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 5 per kilo to 6 per kilo, a farmer increase supply from 400 kilos to 500 kilos per week. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीईएस। ऊपर क्वांटिटी का चेंज आता है और नीचे प्राइस का चेंज आता है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 500 थी, सॉरी 400 थी। न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 करेंगे हम, तो ये क्वांटिटी का चेंज आ जाएगा। और प्राइस के चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नई प्राइस इज 6, ओल्ड प्राइस इज 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 करेंगे, तो हमारी जो प्राइस का चेंज है वो 20% है और हमारी जो क्वांटिटी का जो चेंज है वो 25% है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25, यानी पीईएस हमारा है 1.25। आई गेस आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। इट इज एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंज्यूमर विल यूज लेस पेपर मनी। आप पेपर मनी को कम कब यूज करेंगे? रीजंस देखते हैं। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ पेपर मनी, नहीं। अगर इन्फ्लेशन हो भी जाते हैं तो अब फिर भी आप पैसे ही यूज करेंगे, पेपर को हम रिप्लेस थोड़ी कर सकते हैं। मोर वेज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, ये हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट्स कर लो, चेक्स कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब पेमेंट्स की जो फॉर्म्स हैं क्यूआर पेमेंट्स, वो अगर बढ़ जाएंगे तो आप पेपर मनी को कम यूज करोगे। अदर फॉर्म्स ऑफ मनी आर मोर ड्यूरेबल, ये कोई रीजनेबल जवाब नहीं है। पेपर मनी विल हैव लेस इंट्रिंसिक वैल्यू, वो तो है।
लेकिन उससे हम पेपर कम यूज थोड़ी करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे। इन लो इनकम कंट्रीज फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज बिकम स्किल्ड डिजाइन इंजीनियर्स। व्हाट माइट एक्सप्लेन दिस सिचुएशन? गर्ल्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन लो वेज जॉब्स? ऐसे तो नहीं है, मतलब लड़कियों को मैंने देखा है काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे, हाई पेड जॉब, हाई एंड जॉब्स पे, तो ये तो नहीं हो सकता। गर्ल्स डू नॉट फेवर हैवी मैनुअल वर्क। गर्ल्स फेवर की बात नहीं, मतलब वो करती हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोलते हैं? गर्ल्स हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज टू कंप्लीट हायर एजुकेशन। ये बात सेंस बना रही है, बिकॉज जो मेल फिजिक होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, मस्कुलर होती है, वो हैवी हैवी टास्क कर लेते हैं, या उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर बनना या कोई हाई एंड जॉब्स करना। तो कंपेयर टू मेल्स लड़कियों के पास कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इट कॉस्ट मोर फॉर गर्ल्स टू बी ट्रेन्ड एज डिजाइन इंजीनियर्स। अब एजुकेशन चाहे मेल हासिल करे या फीमेल हासिल करे, फीस सेम होती है, इट इज नॉट जेंडर बेस्ड, तो इसलिए हमारा आंसर सी है। अब क्वेश्चन 11 पे आते हैं। द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन एन इंडस्ट्री। द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाज एक्स। ओरिजिनली हम एक्स पे थे, और ट्रेड यूनियन की वजह से हमारी एज फिक्स हो जाती है एट दिस लेवल। ये मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज है जो इक्विलिब्रियम के ऊपर लगी है। अब एक फर्म को मिनिमम ये वेज तो पे करनी पड़ेगी। अब इस वेज पे वर्कर्स की डिमांड क्या होती है और वर्कर्स की सप्लाई क्या होती है? इस वेज पे जो वर्कर्स की जो सप्लाई होती है वो टी होती है, और जो डिमांड होती है वो एस होती है। अब ये बोल रहा है व्हाट आइडेंटिफाइज अ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब मिनिमम वेज लगाने से आपकी एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया है? पहली बात, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है जो हमें नजर आ रही है, एस से आर गई है, यानी ये वाला जो एरिया है ना एम्प्लॉयमेंट का चेंज रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? आर एस। ओटी नहीं हो सकता, ओ आर नहीं हो सकता। ये चेंज पूछ रहा है कि चेंज क्या हुआ है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A mining cobalt invest in machinery to replace some workers. Eventually diseconomies of scale हो जाती है। Diseconomies of scale का मतलब क्या है? When there is a rise in average cost is known as diseconomies of scale। और जब average cost कम हो जाती है इसको कहते हैं economies of scale। तो भाई ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ये कौन सी स्टेट इसको रिप्रेजेंट करती है। एज मोर कोबैल्ट इज माइंड, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है इस स्टेट को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। भाई ये बात तो सही है। फ्यूअर वर्कर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट। नहीं, इसने नहीं पूछा, ये तो नहीं पूछा उसने। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछा कि वो क्यों होगी। आउटपुट पर आर इंक्रीजेस एंड मोर मशीनरी इज यूज्ड। ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एग्जांपल है। ओवरहेड कॉस्ट स्प्रेड एज यूनिट, ये भी। तो हमारा आंसर क्या है? ए। वाई, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर मैनी हेयर ड्रेसर एबल टू ऑपरेट एज स्मॉल बिजनेसेस? भाई जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, जो बाल काटते हैं, आपके हेयर कटिंग करते हैं, वो स्मॉल ऑपरेट क्यों करते हैं? मतलब वो अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा क्यों नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन क्या? हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। जाहिर है जब कंपटीशन होता है तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता, आप प्राइस वॉर्स करते हो, आप बिजनेस में या मार्केट में रिमेन रहने के लिए कोशिश करते हो। तो जहाँ कंपटीशन होता है तो उस इंडस्ट्री में ग्रो करना काफी टफ हो जाता है, तो ये चीज हो सकती है। हाई स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कोई चांसेस नहीं होते। लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, बाल काटने के लिए कोई इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लो स्टार्टअप कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट, हाँ ये बात तो है, लेकिन आप लाइक इस कंपटीशन की वजह से इंक्रीज नहीं कर पाते। अब मतलब स्टार्टअप कॉस्ट कम है और रनिंग कॉस्ट कम है, तो अब मैं क्या हेयर ड्रेसर की शॉप खोल लूँ? इसमें आपको कंपटीशन को भी देखना पड़ता है, इसीलिए हमारा आंसर ए है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंट्री में दो हेयर ड्रेसर्स हैं,
तो उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी पॉपुलेशन में 2 हेयर ड्रेसर्स डिवाइड हो जाएंगे। अगर एक इकोनॉमी में है ही 500 हेयर ड्रेसर्स, तो अब वो 500 बंदे नए बंदों को एंट्री करने नहीं दे सकते ना। Dimitri owns a farm that produces and sells bottles of lemonade. He only sells one size of bottle. Dimitri एक फार्म को ओन करता है जो प्रोड्यूस एंड सेल करता है बॉटल्स ऑफ लेमनेड। हाउ वुड Dimitri कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म? टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। प्राइस होती है और क्वांटिटी होती है। ऑप्शन 1 में क्या है? कॉस्ट है और क्वांटिटी, ये नहीं हो सकता। प्राइस है और क्वांटिटी है, ये बिल्कुल हो सकता है। मल्टीप्लाई द क्वांटिटी सोल्ड बाय द प्रॉफिट पर बोतल, ये भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई द क्वांटिटी सोल्ड बाय द टैक्स पर बोतल, तो ये टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, ये टैक्स रेवेन्यू होगा। ये टोटल प्रॉफिट होगा, ये हमारा रेवेन्यू होगा। अब क्वेश्चन 15 पे आते हैं। व्हाट विच मार्केट इज लाइकली टू बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव? कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो आपके बायर्स, जो मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर फर्म्स एक इंडस्ट्री में या नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे, उसका मतलब कि कंपटीशन नहीं होगा। तो कंपटीशन की पहली कंडीशन क्या होती है? अनलिमिटेड या मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। और बैरियर्स टू एंट्री लो होते हैं या हाई होते हैं? बैरियर्स टू एंट्री लो होते हैं, तभी इतना कंपटीशन है। अगर बैरियर्स टू एंट्री हाई होते हैं तो बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे सेलर्स उस मार्केट में घुसते ही नहीं। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट की फीचर्स क्या होती हैं? बैरियर्स टू एंट्री लो होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 16, an economy has a high rate of inflation. In response to this, its government increases income tax. अब इनकम टैक्स फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के 2 टूल होते हैं, एक टैक्स होता है और एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है। जीएस से मैंने उसको लिख दिया। अब वो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी। मतलब इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ के कंजम्पशन बढ़ गई हो या आपकी इकोनॉमी की टोटल डिमांड बढ़ गई हो, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेगी। इससे क्या होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करोगे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इंक्रीज? टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स? नहीं, हार्मफुल गुड्स का तो उससे कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन का। टू रेज मनी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग? नहीं, ये भी एम नहीं था। इन्फ्लेशन को कम करना है ना, आपका टारगेट क्या? इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप स्पेंडिंग कम करोगे। ऑप्शन सी क्या कहते हैं? टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम? नहीं, ये भी नहीं है। ये हमसे रीजन पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इंक्रीज। इन्फ्लेशन की बात कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? टू रिड्यूस द टोटल डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड कम करने से हम अपनी इन्फ्लेशन को कम करेंगे। गवर्नमेंट अपना ये टारगेट अचीव करने के लिए टैक्स को बढ़ा रही है। जब टैक्स लगाएगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन कम करेंगे। 17, interest rates are sometimes raised to control inflation. Interest rates are raised sometimes to raise to control inflation. Which this policy be effective? ये हो रही है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है? आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हो और साइमल्टेनियसली मनी सप्लाई कम हो जाती है। वाई माइट दिस पॉलिसी बी इफेक्टिव? जाहिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे आप तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी,
बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल राइज। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल राइज हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे नहीं तो आपकी मनी सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। कंज्यूमर में सेव मोर, हो सकता है, जाहिर है वो अपना पैसा उठा के बैंक में रख देंगे, रादर देन डूइंग एनी बिजनेस और इन्वेस्टिंग समवेयर, उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो ये बात हो सकती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज करेगी ना तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करेगी, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को करेगी। फिर जो जी है एग्रीगेट सप्लाई का एक कंपोनेंट है, अगर वो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, इंकरेज नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। द एक्सचेंज रेट में फॉल, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे इन्वेस्टमेंट कम होगी, आपकी इकोनॉमी की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, पीपल विल बी एबल टू सेव मोर। गवर्नमेंट्स रेवेन्यू ग्रू 8%, मतलब जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है या अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 3.25 ट्रिलियन। और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो कितनी थी, 3.69 ट्रिलियन, दोनों ट्रिलियन में। अब ये बोला है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, क्या अभी भी हम स्टेट ऑफ डेफिसिट में हैं या सरप्लस में है, और इस पॉलिसी का एम क्या था कि 8% टैक्स को या गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू है 3.25 और एक्सपेंडिचर है 3.69। अब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 एंड 11 और 5, तो ये हो जाएगा 0.56 नेगेटिव का। तो स्टेट ऑफ बजट में हम अभी भी डेफिसिट में हैं। और ये जो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा वो किस लिए करा, बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, अरे रिड्यूस करने के लिए अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है, सही है। अब क्वेश्चन 19 पे आते हैं। अ कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट measured by the consumer price index यानी CPI was 3% in year 1 and 3 years later it was 0.8%। मतलब इन्फ्लेशन अभी भी हो रही है, ईयर 1 में हो रही है, 2 में, ईयर 3 में, बस उसका रेट कम होता जा रहा है। फर्स्ट ईयर में 3% था और आफ्टर 3 ईयर 0.8%, यानी इन्फ्लेशन का रेट अभी भी पॉजिटिव है। प्राइजेस बढ़ रही है तो प्राइजेस फॉल नहीं हो रही। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव। हम इंटरेस्ट रेट की यहाँ से कोई भी प्रोजेक्शन या कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये भी फजूल बात है। द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज इज फॉलिंग, हाँ, मतलब रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज इज फॉलिंग, मतलब प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है लेकिन उनका जो रेट है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी है। ऑप्शन डी क्या बोलते हैं, देयर इज इंक्रीज परचेजिंग पावर फॉर दोज ऑन फिक्स्ड इनकम्स, नहीं, क्योंकि प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रही हैं। अगर डिफ्लेशन होती ना तो ये वाला पॉइंट वैलिड होता, ऑप्शन डी वाला। बट विल डिफ्लेशन मोस्ट लाइकली टू डू, डिफ्लेशन होने से क्या होता है, a fall in the real value of debts, fall in the real value of debts, an increase in the exchange rate, an increase in the rate of interest, an increase in the real purchasing power of money, ये होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, आपके मनी की जो रियल परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। डिफ्लेशन से इसका उल्टा होता है, एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। Economic growth can be defined as a reduction in country's state of inflation, नहीं, an increase in country's export, an increase in country's population, an increase in a country's productive capacity. This will be the answer. यानी या तो एक कंट्री का एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि एक कंट्री का एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। एक तो ये बनती है डायग्राम और दूसरी बनती है जब आपका कंट्री का पीपीसी राइट शिफ्ट हो जाए।
तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल राइज होता है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 22। द टेबल कंपेयर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज इन 2 years। सही है भाई, ये डेटा है, मैं अभी इसको पढ़ नहीं रहा। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं वो क्या बोलता है। हाउ डिड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। और ये हमसे क्या क्या बोल रहा है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। सही है भाई, एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में फॉल करता है, माइनिंग जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में फॉल करता है। तो ये दो जो है प्राइमरी है, प्राइमरी। और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी होता है, रिटेलिंग टर्शरी होता है, ट्रांसपोर्ट टर्शरी होता है। तो ये जो हमारा है सेकेंडरी है, और ये दो जो है हमारे टर्शरी है। तो ये दो हमारे काम के नहीं है। अब वो बोल रहे ईयर 1 और ईयर 2 में क्या हुआ है। प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कितनी है ईयर 1 में, 6 million, 4 + 2 6। और ईयर 2 में क्या है, 3 + 2 5 million। सही है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, वो 6 का 6 रहा है। यानी जो सेकेंडरी सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनचेंज रही है। यानी हमारा बी या डी में से कोई आंसर होगा, ए और सी कैंसिल होगा। अब देखो, फर्स्ट ईयर में प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, 6 million थी। और सेकेंड ईयर में प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, 5 million है। तो वो क्या हुई है, फेल हुई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट फेल हुई है और सेकेंडरी की अनचेंज रही, इसलिए हमारा आंसर बी है। अच्छा, अब क्वेश्चन 23 पे आते हैं। टू चेंजेस ऑकर्ड इन कंपनी। कंपनीज डायरेक्टर सैलरीज इंक्रीज बाय 15%, ऑफिस वर्कर्स वेजेस इंक्रीज बाय 5%, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 3.5%। व्हाट हैपेंड टू द रियल इनकम। उन दोनों की रियल इनकम पे क्या फर्क पड़ा भाई। सैलरीज डायरेक्टर्स की बढ़ी 15% से। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन का रेट 3.4%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.6% इनकी रियल इनकम, इनकम गेन। तो रियल इनकम का गेन कितना है, 16% और 11.6%। और ऑफिस वर्कर्स की वेजेस में क्या फर्क आएगा, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1.6%। मतलब दोनों की रियल इनकम इंक्रीज कर रही है। रोज रोज एंड आंसर इज डी। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन 24। ये थोड़ा डिफिकल्ट एमसीक्यूज है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, तो इस पे गौर फरमाइएगा। और इसने हमें यहाँ पे 3 डायग्राम गिवन। द डायग्राम शोज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये बर्थ रेट और डेथ रेट की बात कर रहा है इन 3 कंट्रीज एक्स वाई एंड जेड इन 2 years 1 and 2। देयर वॉज नो माइग्रेशन। माइग्रेशन इसने पहले ही बोल दिया कि भाई माइग्रेशन नहीं हुई थी। अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वेयर वॉज देयर इज अ राइज इन पॉपुलेशन इन ईयर 1 एंड फॉल इन पॉपुलेशन इन ईयर 2। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन राइज हुई और सेकंड ईयर में पॉपुलेशन फॉल हुई। अब एक्स की डायग्राम पे देखते हैं, कंट्री एक्स की डायग्राम में देखते हैं। ये जो पहला वाला है ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है। यानी बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट है। मतलब ईयर 1 में भी बर्थ रेट ज्यादा है और ईयर 2 में भी बर्थ रेट ज्यादा है। मतलब दोनों सालों में आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो एक्स तो नहीं हो सकता जो इसने हमें ये कंडीशन दी है। अब कंट्री वाई की डायग्राम में देखते हैं। तो जहां भी एक्स लिखा हुआ है उस ऑप्शन को हम पहले ही काट देते हैं। सही है। अब वाई में आते हैं। अब वाई का जो डायग्राम है, जो वाई के जो कर्व्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें इनको सेपरेटली देखना पड़ेगा, ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी। अब ऊपर वाला ये वाला जो कर्व है ना, ये बर्थ रेट का है, बर्थ रेट का है। और नीचे वाला है डेथ रेट का। मतलब अगर वो ऊपर है तो इसका हम रेट कैलकुलेट करें तो बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट इन ईयर 1।
तो हमारी ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। अब ये 2 का देखते हैं। अब ये 2 में क्या है, डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है। बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट। अब इसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन वाई इज एक्सेप्टेबल। अब ऑप्शन जेड देखते हैं। अब इसमें क्या है कि डेथ रेट, ऊपर वाला कर्व डेथ रेट है और नीचे वाला बर्थ रेट है। इसमें क्या है, डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट। जिसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कम हो रही है और हमें वो ऑप्शन चाहिए ही नहीं। तो इसने बोला है ना फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन राइज होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी कट गया, ओनली वाई। वी विल गो विद ओनली वाई। सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँ। 25. The richest 60% of the population of a high income economy received an increase in income. The income of the rest of the population did not change. What happened to the absolute poverty, absolute and relative poverty? मतलब इसने बात की है ओनली 60% ऑफ द रिचेस्ट, उनकी इनकम बढ़ी है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी है, और जो रिमेनिंग ऑफ द पॉपुलेशन है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनकी इनकम चेंज हुई, वो जैसे थे वो वैसे ही रहे हैं। तो मतलब जो पुअर पीपल थे वो ऑब्वियसली पुअर ही रहे होंगे। तो मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी विल रिमेन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बढ़ नहीं सकती। अब हमारा जो आंसर होगा वो सी या डी में से होगा। अब सी एंड डी में बोल रहा है रिलेटिव पॉवर्टी इंक्रीज हुई होगी या कांस्टेंट रही होगी। अच्छा, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो कंपैरेटिव पॉवर्टी होती है। मतलब एक सोसाइटी में एक बंदा ज्यादा अमीर हो जाए या ज्यादा उसकी इनकम हो जाए, या वो एज कंपैरेटिवली, वो उनका जो कंपैरिजन है ना सोशल लाइफ का, जो लिविंग स्टैंडर्ड का, वो बढ़ जाए। अगर वो चीज बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या, आपकी रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ गई है। इसीलिए हमारा आंसर सी होगा। और रिलेटिव पॉवर्टी ऐसे भी होती है कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की इनकम सेम है। अब सडनली एक बंदे ने कार ले ली और इसके पास नो कार। ऑल दो तीनों बंदे सेम टाइम का खाना खा रहे हैं, सेम टाइम की उसकी लाइफ स्टाइल है, बस एक बंदे ने कार ले ली। तो इससे क्या होगा, उनके बीच में कंपैरिजन डेवलप हो गया। वो बोलेगा यार वो अमीर आदमी है, वो सेठ आदमी है, गाड़ी में घूमता है, मैं तो पैदल घूमता हूँ। अब वो अपने आप को कंपेयर करेगा, वो अपने आप को इंफीरियर समझेगा, बोलेगा यार वो अमीर है, मैं गरीब हूँ। बिकॉज उसने अपनी वेल्थ को डेवलप कर लिया, उसने अपनी इनकम को बढ़ा लिया, सोर्स सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ जाएगी। रिलेटिव पॉवर्टी सब्जेक्टिव होती है। Gross domestic product is a better measure of comparative living standards when it is adjusted for the effects of exports and inflation. जीडीपी में एक्सपोर्ट्स एंड इन्फ्लेशन को हम कंसीडर नहीं करते, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स नहीं। हाँ, जीडीपी में हम पॉपुलेशन पर कैपिटा कैपिटा देखते हैं, तो ये और ये हो सकता है। और मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपोर्ट्स को हम इतना कंसीडर नहीं करते। तो और इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी रियल रियल जीडीपी पर कैपिटा। मतलब इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यूज हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ा है या कम हुआ है। अगर बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है, उसका हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा होगा, इसलिए हमारा आंसर डी है। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन? कंज्यूमर पे हायर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, reducing their welfare। नहीं, ये तो नहीं है। डोमेस्टिक फर्म्स में बी अनकॉम्पिटिटिव, लीडिंग टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फर्म्स में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट एज दे पे मोर फॉर इम्पोर्ट्स। ऑप्शन डी क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज में बी यूज लेस एफिशिएंटली एज डोमेस्टिक फर्म्स फेस लेस कंपटीशन। अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इंक्रीजिंग इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अगर हम इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देते हैं तो हमारी कंट्री में या हमें उसका क्या नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल से जापानीज गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन अचीव कर ली है। वो एफिशिएंट कार्स बनाते हैं, लो कॉस्ट में बनाते हैं, ड्यूरेबल कार्स बनाते हैं। तो इससे लोकल इंडस्ट्री या लोकल कंट्री में क्या हुआ है कि वो उसको कॉम्पीट नहीं कर पाते। वो उन लोकल जो फर्म्स होती है वो अनकॉम्पिटिटिव होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। यानी उस इंडस्ट्री या उस कंट्री में वो जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी होता है वो अनकॉम्पिटिटिव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की वजह से लोकल फर्म्स को बहुत नुकसान होता है बिकॉज दे आर अनकॉम्पिटिटिव। Which method of protection always reduces the supply of an imported good? सही है। तो एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली बैन। टैरिफ का मतलब क्या, टैक्स लगाना, उसकी प्राइस को बढ़ा देना। सब्सिडी क्या होता है, रिलीफ देना, उसकी प्राइस को कम कर देना। कोटा का मतलब क्या है, क्वांटिटी पे लिमिट लगाना, मतलब आप मंगवा तो सकते हो लेकिन एक लिमिट में मंगवा सकते हो। और एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली बैन, आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 29। A US car dealers agrees an import price of $25,000 for a Japanese car at the current rate of exchange। भाई मेरे जब जापानीज बंदों से डील हो गई, आई विल पे $25,000 फॉर अ कार। सही है। अब जो यूएस डॉलर है वो 10% से अप्रिशिएट हो जाता है अगेंस्ट जापानीज येन। तो अब क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द न्यू इम्पोर्ट प्राइस पेड फॉर द जापानीज कार। अब ज़ाहिर है मेरी डील तो हो चुकी है 25,000 में, कितने में हो चुकी है, 25,000 में। तो अब मैं ज्यादा पैसे दूंगा क्यों, 27,500 वाला तो ऑप्शन ही कट हो गया। अब मेरी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हुई है, मतलब 10% से अप्रिशिएट हुई है। तो इसका मतलब क्या, अब मुझे जापानीज को थोड़े कम पैसे पे करने पड़ेंगे, लेस देन $25,000 देने पड़ेंगे। और यूएस ऑप्शन का आंसर ये होगा, ये भी नहीं होगा बिकॉज मेरी डील हो गई थी 25,000 में। अब मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो गई 10% से, तब मुझे 10% लेस में पे करने पड़ेंगे बिकॉज अब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अब 25,000 जापानीज करेंसी में ज़्यादा होंगे, इसीलिए मुझे उनकी करेंसी की अमाउंट को मैच करने के लिए वो जो 10% का जो इंक्रीज है वो माइनस करना पड़ेगा। वो हो जाएगा हमारा 2500। तो 2500 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। A country has a deficit on its current account of its balance of payment। करंट अकाउंट का जो, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज और बैलेंस ऑफ गुड्स आता है। सही है। और हमारी जो करंट अकाउंट है उसमें डेफिसिट आ रहा है, यानी हमारी जो आउटफ्लो ऑफ करेंसी वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनफ्लो ऑफ करेंसी। तो डेफिसिट को इंक्रीज करने के लिए क्या रीजन हो सकता है, अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इट्स गुड, अगर हम अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ा देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ये भी नहीं। इंक्रीज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर बहुत सारे टूरिस्ट मेरी कंट्री में आएंगे यानी मेरी कंट्री में इनफ्लो ऑफ करेंसी होगी, वो भी नहीं।
इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इट्स मिलिट्री बेसिस अब्रॉड, मतलब मेरा आउटफ्लो बढ़ता है अदर कंट्रीज में टू स्ट्रॉन्ग बाय मिलिट्री बेस, तो इससे मेरा डेफिसिट और बूस्ट अप हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। आई होप आपको ये 30 के 30 एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।